हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। नीलेश, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा प्यार का चैप्टर चालू होने से पहले ही तू बंद करवा देता है। नीतीश, सबको कोई ना कोई टेंशन ही होती है। जैसे इसे लड़कियों की टेंशन है और इसे लॉटरी की टेंशन है। सुबह सुबह इतने सारे पेपर लेके लॉटरी का नंबर लेके मिलाने बैठ जाता है। और ये महाशय, इनको क्या टेंशन है? अरे क्या हुआ यार? पंकज बोलता है, यार पापा ने कोई कुलधर नाम के गांव में एक घर लिया है। अबे ये तो अच्छी बात है ना, तू भी इतना टेंशन ले रहा है? मेरे पापा चाहते हैं कि अब मैं अपने परिवार के साथ गाँव में रहूं। अगर मैं पापा की बात मानकर चला गया तो तुम लोगों जैसे अच्छे दोस्तों का साथ छूट जाएगा। तो उसमें इतनी टेंशन क्यों लेता है? हम भी तेरे साथ चलेंगे, क्यों दोस्तों? हाँ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सही में यार, तुम लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। कल सुबह 10 बजे मेरे घर पर आ जाना, मैं घर जाता हूँ अभी, पंकज कहता है। पंकज अपने घर पहुंच गया। उसके बाद पंकज अपने पापा से बोलता है, पापा हम लोग कब जा रहे हैं कुलधर गाँव? बेटा हम कल जा रहे हैं। पापा, मैंने अपने दोस्तों को भी ले जाने के लिए बोल दिया है। मेरे दोस्त भी हमारे साथ चलेंगे। ठीक है पंकज, तुम अंदर जाओ और तुम अपनी मम्मी को और अपनी बहन को ही बोल दो कि हम कल जा रहे हैं। ठीक है पापा। पंकज घर के अंदर जाता है और बोलता है, मम्मी राधा कहाँ गई? क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? राधा निकलते हुए आई। पापा ने कहा है कि कल हम कुलधर गाँव जाने वाले हैं। ठीक है, मम्मी और बहन एक साथ बोलते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद अगली सुबह 10 बजे सुबह घर के बाहर। जल्दी करो तुम लोग, हमें आज शाम तक कुलधर गांव पहुंचना है। पंकज तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? पंकज के पापा बोलते हैं, जी अंकल हम आ गए हैं, चलिए। पापा सब सामान गाड़ी में रख दिया है, चलिए। सभी लोग गाड़ी में बैठकर कुलधर गांव की तरफ निकल जाते हैं। नीतीश बोलता है, अंकल मैंने पहले कुलधर गांव के बारे में कुछ नहीं सुना है, आप इसके बारे में कुछ बताइए ना। तब उसके पापा बोलते हैं, कुलधर गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। लोग कहते हैं कि ये गांव भूतिया और श्रापित गांव है, पर मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। पापा आपने ऐसे गांव में घर क्यों लिया? पंकज बोलता है, अरे चिंता क्यों करते हो बेटा, वह गांव में लोग भी तो इतने सालों से रहते हैं और तुम क्यों डर रहे हो? डरो मत, संभल की गाड़ी चलाओ। फिर वो लोग चलते गए। गांव से अब वो कुछ ही दूरी पे थे, तभी उनकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई। और उसके बाद पंकज बोलता है, क्या हुआ पंकज, गाड़ी क्यों रोक दी? इंजन गर्म हो गया है यार, अब यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? पंकज के पापा बोलते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वो घर है, जरूरी सामान ले लो और वहां पे चलते हैं। राधा बोलती है, ठीक है भैया, ये वाला बैग लेके आप चलो। सभी लोग वहां से चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नीलेश कहता है, ये क्या है यार, गांव में आते ही सड़क पर ही नींबू मिर्ची और खून देखने को मिल रहा है। तब पंकज के पापा बोलते हैं, अरे कुलधर गांव भूतिया और श्रापित जरूर है, पर मैं ये सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ और तुम भी मत करो और आगे चलो। कुलधर पहुंचने के साथ ही उन लोगों के साथ बुरी घटनाएं शुरू हो गई। अब क्या होगा? घर पहुंचने के बाद श्याम सिंह उनका स्वागत करता है। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है, ये घर आपका है, ये लीजिए इसकी चाबी। ठीक है, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, उसमें हमारा सामान है, तो आप मंगवा दीजिएगा। श्याम सिंह बोलता है कि ठीक है, मंगवा देंगे, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। राम चौधरी बोलता है, ठीक है जाइए, सब घर के अंदर चलो। नीतीश बोलता है, यार पंकज ये कौन सा भूतिया घर ले लिया है, इससे अच्छा घर नहीं मिला था क्या? यार मुझे भी कहाँ मालूम था, पता नहीं पापा यही घर क्यों लिए। घर के अंदर जाने के बाद पंकज बोलता है, पापा आपको इससे अच्छा घर नहीं मिला था क्या? ये घर तो पता नहीं भूतों का खंडर ज्यादा लग रहा है, घर को साफ करो तो अच्छा लगेगा, चलो अब साफ सफाई पे लगो। वो वाला पूरा दिन साफ सफाई में ही चला गया और फिर रात हो गई। उसके बाद पंकज के पापा राम चौधरी बोलते हैं, चलो आज के लिए बहुत सफाई हो गई है, बाकी का काम कल करेंगे, अब सब खाना खाओ और सो जाओ। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आधी रात हो गई।
उसके बाद नीलेश को उसके कमरे में किसी चीज के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर जाते हुए आधी नींद में ही वो बोलता है, कौन है? इतनी रात में कौन दरवाजा खटखटा रहा है? लेकिन जब वो अपनी आंखें खोल कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं रहता। यहाँ तो कोई भी नहीं है। दरवाजा किसने खटखटाया? पानी पीकर सो जाता हूँ। वो पानी पीने जाने लगता है, तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। उसके बाद नीलेश एकदम से चौंकता है और बोलने लगता है, कौन है? कौन है वहां पर? लेकिन वो पीछे मुड़कर जब देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो सोचता है कि ये सब शायद उसका वहम है और वो फिर से पानी पीने लगता है। पानी पीने के लिए वो मटके का ढक्कन हटाता है, तभी एक खून से रंगा हाथ मटके से बाहर आ जाता है और नीलेश जोर से चिल्लाता है। नीलेश की चीख सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और पंकज एकदम घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ नीलेश? चिल्लाया क्यों था तू? वो मटका, उस मटके में से एक खूनी रंग का हाथ बाहर आया था। यार इस मटके में कुछ भी नहीं है, क्या हो गया तुझे? अभय बोलता है। मैंने देखा था, उसमें से खून से रंगा हुआ हाथ बाहर आया था। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, तुम जरूर सपना देख रहे होगे। पंकज इसे तुम अपने कमरे में जाकर सुला दो। पंकज के पापा कहते हैं, ठीक है नीलेश आओ मेरे साथ चलो, अब तुम सब भी जाकर सो जाओ। उसके पापा कहते हैं। रात बीतती है और देखते ही देखते अगले दिन सुबह के 9:30 बज जाते हैं। सुबह सुबह श्याम सिंह गाड़ी का सारा सामान उन्हें देने आता है। राम चौधरी जी, ये आपकी गाड़ी और आपका सामान है, आप ये लीजिए और मुझे बाकी बचे पैसे दे दीजिए। ये लो बाकी बचे पैसे और जाओ। चलो सभी सामान घर में रखो और बाकी कल का बचा हुआ काम कर लो। सब कल के बाकी कामों में लग जाते हैं। काम करते करते आज एक बार फिर से रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात के बाद अचानक से राधा को किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। गाना बहुत ही ज्यादा अजीब सा था और उसके बाद किसी लड़की की आवाज आने लगती है, अब आपसे दूर नहीं रहा जाता, अब आपसे दूर नहीं रहा जाता, हमारा मिलन रुत कब आएगा। राधा मन में ही सोचती है, इतनी रात में ये अजीब सा गाना कौन गा रहा है। और फिर वो बाहर जाकर देखने लगती है जहां से गाने की आवाज आ रही थी। राधा घर के बाहर आती है तो उसे गाने की आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर से गाने की आवाज एकदम जोर जोर से आ रही थी। राधा वहां पर हर जगह देखती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। और तभी राधा के पीछे से एक काला सा धुआं आता है और राधा के अंदर जाकर समा जाता है। उसके बाद राधा खुद से बोलती है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर अभी गाने की आवाज भी नहीं आ रही है। जरूर शायद कोई मोबाइल में गाना बजा रहा होगा। मैं कमरे में जाकर सो जाती हूँ। राधा वापस अपने कमरे में आती है और सो जाती है। उसके बाद नीलेश के कमरे के पास फिर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो एक बार फिर से आधी नींद में उठता है और दरवाजा खोलते हुए कहता है, कौन है यार? कल भी रात में दरवाजा खटखटाया था। नीलेश को एक बार फिर से बाहर कुछ भी नहीं दिखता। वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक लाश उसकी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई देती है। ये देखते के साथ ही नीलेश तो मानो एकदम से मौत के पास आ गया था और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। सब अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। नीतीश चिल्लाता है, क्या हुआ यार, क्यों चिल्लाया? वहां से एक लाश चलते हुए मेरी तरफ आ रही है। यार वहां पर कुछ भी नहीं है, तू खुद देख ले, अभय बोलता है। पर वो लाश मेरे पास तेजी से आ रही थी। यार तू बहुत डरा हुआ है, चल मेरे कमरे में सोने आ जा, चल। एक बार फिर से सब लोग उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह सुबह सब साथ में बैठे हुए थे। तभी नीलेश बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं परसों मटके में खून से सना हुआ हाथ देखा था और कल रात में वो लाश तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। पंकज बोलता है, यार तुझे क्या हो गया है? तुम्हें कभी खून से रंगे हुए हाथ दिखते हैं तो कभी चलती हुई लाशें।
अब तू ही बता, कोई लाश चल कैसे सकती है? वो नहीं चल पाती इसीलिए तो वो लाश है ना। फिर राधा बोलती है, भैया ये नीलेश शायद सच कह रहा होगा, क्योंकि इस गांव में आने से पहले पापा ने कहा था ना कि ये गांव श्रापित और भूतिया गांव है। मैंने भी कल रात को किसी लड़की को गाना गाते हुए सुना था। वो आवाज बाहर से आ रही थी, लेकिन जब मैं बाहर जाकर देखी तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तब पंकज के पापा बोलते हैं, अगर ये बात सही है तो मैं एक बाबा को जानता हूँ, कल हम सब वहां पे चलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम लोगों की मदद जरूर करेंगे। पंकज की माँ भी कहती है कि हाँ ठीक है, हम सब वहां पे जाएंगे तो बच्चों का डर भी दूर हो जाएगा। फिर सब लोग रात में सो जाते हैं। आधी रात हो गई थी और पंकज को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आता है। पता नहीं आज नींद क्यों नहीं आ रही, थोड़ी देर यहाँ पर घूम लेता हूँ। वो बाहर आकर घूमने लगा और तभी उसके पीछे से कोई तेजी से भागते हुए निकला। कौन है वहां पर? उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया तो वो थोड़ा आगे आता है तो उसे राधा के कमरे से लाइट जली हुई दिखाई देती है। इतनी रात में राधा लाइट जला के क्या कर रही है, और कमरा भी खुला है। जाकर देखता हूँ। वो उसके कमरे के पास जाता है तो उसे अचानक से बहुत सारे कागज उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये इतने सारे कागज यहाँ पर कैसे आए, और उस कागज पर बदला क्यों लिखा हुआ है? राधा को किससे बदला लेना है? वो कमरे के अंदर जाकर देखता है तो उसे राधा एक टेबल पर बैठकर कागज पर बदला लिखकर उड़ाते हुए दिखाई देती है। राधा क्या हो तुम्हें? तुम ये कागज पर बदला लिखकर क्या कर रही हो? तभी राधा पंकज की तरफ देखती है और राधा का चेहरा एकदम डरावना हो जाता है। पंकज उसे देखकर डर जाता है और वो बोलती है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं, इसलिए तुम मुझसे कुछ पूछे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, भाग जाओ यहां से। फिर राधा बेहोश होकर पंकज के ऊपर ही गिर जाती है। पंकज मुश्किल से उसे संभालते हुए बोलता है, क्या हुआ राधा, उठो। सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और पंकज के पापा बोलते हैं, बेटा क्या हुआ है, राधा बेहोश कैसे हो गई? पापा वो राधा का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। वो कागज पर लगातार बदला बदला लिखकर उड़ा रही थी और मेरे पास आकर अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, और फिर उसके बाद अचानक से बेहोश हो गई। राधा को उसके कमरे में सुला दो, पंकज के पापा बोलते हैं। देखा, मैंने अभी तक जो भी रात में देखा था उस पर यकीन हो गया ना तुम लोगों को, नीलेश कहता है। पंकज की मम्मी बोलती हैं, इस घर में भूत प्रेत का कुछ तो चक्कर है, सुबह होने ही वाली है, हम उन बाबा के पास जाएंगे। अभय कहता है, आंटी अंकल ने यहाँ आने से पहले ही बताया था कि कुलदर गांव भूतिया और श्रापित है, हमें तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। पंकज के बाबा बात काटते हुए कहते हैं, सुबह होने वाली है, हमें बाबा जी के पास जाना है, तुम सब लोग जाकर तैयार हो जाओ। सब अपने अपने कमरे में चले गए और सुबह के 10 बजे सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए। पंकज के पापा बोलते हैं, जल्दी चलो, सब देर हो रही है। पंकज बोलता है, पापा राधा को भी ले जाना है क्या? राधा बोलती है, कहाँ जा रहे हो आप लोग, क्या मैं भी चलूं? हाँ चलो जल्दी, सब आ जाओ, देर हो रही है जाने में। सब गाड़ियां बैठकर गांव से थोड़ी ही दूर माँ संतोषी के मंदिर के पास जाते हैं। पंकज के पापा फौरन कहते हैं, चलो अब सब लोग गाड़ी से उतर जाओ। पापा वो बाबा यहीं रहते हैं क्या? हाँ, वो बाबा इसी मंदिर में रहते हैं, बाबा चिरांद। नीलेश सुनते ही हंसने लगता है। बाबा चिरांद, ये कैसा नाम है? हंसी आ गई ना, जब मैं नहीं समझ पाया कि ये कैसा नाम है तो तुम्हें क्या समझाऊं। चलो सब लोग अंदर चलो। सब अंदर चले गए, लेकिन जब राधा मंदिर के अंदर जाने लगी तभी एकदम जोर से हवा का झोंका आया और राधा का चेहरा एकदम से डरावना सा होता गया। मंदिर के अंदर जाने के बाद सब एकदम पहले जैसा हो गया। पंकज के पापा पंकज को अपने पास बुलाते हैं और बाकी सबको अंदर मंदिर में घूमने के लिए कहते हैं। तभी पंकज की मम्मी बोलती हैं कि रुको, मैं भी आ रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं, ठीक है आओ। तीनों पेड़ के पास पहुंचते हैं। राम चौधरी बाबा जी के पास जाके कहते हैं, प्रणाम बाबा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वहीं पर बैठे सामने बाबा बोलते हैं, क्या मदद की जरूरत है बताओ।
राम चौधरी ने उन्हें सारी घटना बताई। उसके बाद वो बाबा पंकज से पूछते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर बेहोश होकर गिरी थी? पंकज कहता है, हाँ बाबा। वो बाबा कुछ चावल के दानों को लाल रंग से रंग के जमीन पर रख देते हैं और उस पर कुछ नींबू और मिर्च रख देते हैं। फिर उसके बाद उस पर एक काला कपड़ा रख देते हैं। फिर वो पंकज से उस पर बैठने के लिए कहते हैं। पंकज उस पर बैठ जाता है और उसके बाद वो बाबा आंख बंद करके कुछ मंत्र जाप करने लगते हैं और फिर आंख खोलकर राधा की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो पंकज से कहते हैं, उठो बेटा, राम चौधरी ये कोई पवित्र आत्मा है। अगर ये कोई बुरी आत्मा होती तो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती। पंकज की मम्मी कहती हैं, पवित्र हो या नहीं, बाबा इस आत्मा से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बताइए। फिर बाबा बोलते हैं, बेटा तुम्हें आत्म पर्वत जाना होगा, वहाँ कई सारी आत्माएं रहती हैं। इस आत्मा को भगाने के लिए तुम्हें किसी एक आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी, तभी इस आत्मा से तुम्हें छुटकारा मिल पाएगा। राम चौधरी कहता है, ठीक है हम चलते हैं बाबा। ठीक है जाओ। सभी लोग गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। उसके बाद पंकज अपने पापा से बोलता है, पापा मैं और नीलेश और अभय हम तीनों आत्म पर्वत जाएंगे। रात तक हम लोग वहां पर पहुंच ही जाएंगे। नीतीश कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा, लेकिन नीलेश उसे मना कर देता है, तुम यहीं रहो, शायद तुम्हारी यहाँ पर जरूरत हो जाए। ठीक है तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पर सबका ध्यान रखूंगा। और उसके बाद वो तीनों लोग आत्म पर्वत की तरफ चले जाते हैं। जाते जाते आधी रात हो जाती है और वो लोग आत्म पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और फिर कुछ दूर जाने के बाद अभय पंकज से कहता है, यार तू ये कहाँ लेकर आ गया? यहाँ कितनी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है यार। हम यहाँ आत्माओं से मदद लेने आए हैं, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। वो लोग थोड़ी दूर आ गए। अचानक एक अजीब सा आदमी उनके सामने आ जाता है। वो आदमी फौरन उनसे बोलता है, वापस चले जाओ तुम लोग, आगे गए तो मारे जाओगे सबके सब, वापस जाओ। नीलेश कहता है, हमें आत्माओं की मदद की जरूरत है, हमें आगे जाने दीजिए। ठीक है, सारी आत्माएं उस पेड़ पर रहती हैं, जाओ आगे। सभी लोग उस पेड़ के पास गए, थोड़ी देर तक बैठे रहे और उसके बाद नीलेश बोलता है, यार कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अभय रुको, मैं आत्मा को बुलाता हूं, आजा आजा मेरी प्यारी आत्मा आजा। तभी उनके पास थोड़ी दूर से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी हंसने की आवाज आती है। अभय बोलता है, यार ये तो सच में आ गई। तभी एक अनजान आवाज आती है, बोलो मुझसे क्या काम है, क्यों बुलाया है मुझे? पंकज फौरन बोलता है, मेरी बहन के शरीर में एक आत्मा है, उसे वहां से भगाना है, इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। वो आत्मा कहती है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले आकर अपने घर में रख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाते समय किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, सोचे रहना, चले जाओ। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, पर अभय पीछे मुड़कर देखता है और वो अपने आप ही उस आत्मा के पास खींचा हुआ चला जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, जल्दी बचाओ। नीलेश कहता है, यार जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद अगली सुबह तक वो घर भी आ जाते हैं। राम चौधरी बोलता है, बेटा आ गए, काम हो गया क्या? हाँ पापा, ये मिट्टी घर में रखनी है। फिर पंकज उस मिट्टी को घर के अंदर रख देता है और उसके बाद नीलेश बोलता है, पंकज नीतीश तुम दोनों मेरे साथ चलो। पंकज नीतीश नीलेश एक साथ एक नदी के किनारे पर जाते हैं और उसके बाद नीलेश बोलता है, यार हम यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आए थे, पर अब हमारे साथ डरावनी घटनाएं होने लगी। यार मैं कहता हूँ हम अभी ही इस गांव से चले जाते हैं, नहीं तो अभय की तरह एक दिन हम भी सब मर जाएंगे। नीतीश बोलता है, क्या अभय मर गया? पंकज कहता है, यार मैं तो अभी ही चला जाऊंगा यहाँ से, पर वो आत्मा मेरी बहन के अंदर है, क्या वो निकल जाएगी? हम तो यहाँ से चले जाएंगे, पर हमारे साथ
वो आत्मा भी हमारे पीछे आएगी। ये बात याद रखना, हमें उस आत्मा से छुटकारा पाना है, उससे भागना नहीं है। तो घर चलो, अब वहीं देखेंगे कि आगे क्या होता है। वो चारों घर वापस जा रहे थे। थोड़ी देर जाने के बाद अभय की लाश उन्हें मिल जाती है। पंकज जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, ये तो अभय है, पर ये तो उस पर्वत पर ही मारा गया था। ये सब हम बाद में देखेंगे, अभी इसे उठाकर घर ले चलो। वो लोग अभय की लाश को लेकर घर गए। उसके बाद घर पहुंचते ही अभय उनके हाथों से कूद जाता है और घर के अंदर जाने लगता है। वहां खड़ी हो जाती है और अभय और राधा फौरन एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। उसके बाद राधा बोलती है, यहाँ से भाग जा, ये मेरा घर है। तू मेरे घर में आया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, भाग जा यहाँ से। अभय जोर से चिल्लाता है, आज मैं तुझे यहाँ से भगा कर रहूंगा। तू इन सबको छोड़कर भाग जा, नहीं तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी खैर नहीं रहेगी। तभी वहां पर बाबा चिरांद आते हैं और अभय वहां से भाग जाता है। उसके बाद बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कुछ विभूति राधा के ऊपर फेंकते हैं। उसके बाद वो राधा को घर के अंदर बने मंदिर में ले जाते हैं और बाबा फिर से पूछते हैं, अब तू ये बता, तू है कौन और उसके शरीर में आई क्यों है? नहीं बताऊंगी तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगी। निकल जा यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्रों के साथ ही राधा जोर से चिल्लाने लगती है, सूरज बचाओ, सूरज बचाओ मुझे। तभी नीलेश बाबा चिरांद के पीछे से आकर उन्हें एकदम जोर से मारता है और बाबा उलटकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और पंकज बोलता है, नीलेश बाबा को क्यों मार रहे हो, छोड़ दो उन्हें। बाबा उठकर नीलेश को पकड़ने जाता है तो उसे राधा जोर से मारती है और एक बार फिर से वो दूसरी तरफ जाकर गिर जाते हैं। फिर वो उठकर राधा को पकड़ने जाते हैं तो नीलेश से मारते हैं और इस बार वो घायल होकर एक जगह गिर जाते हैं। राम चौधरी कहते हैं, अरे नीलेश, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो उन्हें। तू मेरी किरण को जलाकर भस्म करेगा ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा घर है, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। राधा कहती है, अगर मेरी सूरज की आंख से एक भी आंसू बहा ना तो मैं तेरा खून बहा दूंगी। तेरा भगवान भी नहीं रोक सकता हमें, भाग जा यहाँ से। फिर राधा बाबा को एक तरफ धक्का देकर उसकी सारी मालाएं तोड़ देती है और बाबा फौरन वहां से उठकर घर से भाग जाते हैं। उसके बाद नीतीश फौरन बोलता है, यहाँ से जल्दी चलो। राधा और नीलेश दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और नीलेश बेहोश होते होते बोलता है, किरण पानी लाओ। राधा पानी लेने के लिए भागती है और तभी उसके हाथ से पानी छूट जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों उठ जाते हैं। नीलेश जोर से बोलता है, शिव जी पर भरोसा रखो, हमारा मिलन होगा, शिव जी पर भरोसा रखो। राधा बोलती है, कब तक भरोसा रखूं, अब टूट रहा है भरोसा मेरा। अब मुझे भरोसा नहीं है उस भगवान पर, हमारा मिलन कब होगा मुझे नहीं पता। राधा और नीलेश एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन बाबा उन सबको बताते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पहले भी कहा है कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र आत्मा है और उसे भगाना आसान नहीं होगा और मैं अकेले उसे यहाँ से भगा भी नहीं पाऊंगा। तो क्या करे बाबा, उसे यहाँ से कैसे भगाएं? उस आत्मा को भगाने के लिए हमें और तांत्रिकों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उस आत्मा से छुटकारा मिल सकता है। तो बाबा, और तांत्रिक कहाँ पर मिलेंगे? इस गांव में एक जंगल है, वहां पर तुम्हें कई सारे तांत्रिक मिल जाएंगे और उस जंगल में मौत का 7 दिन एक अनजाना और अंधे का श्राप है। तुम्हें उस श्राप से बचकर वहां से जाना होगा। बाबा, ये श्राप मौत 7 दिन क्या है? पता नहीं, इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, पर मैं एक कहानी बताता हूँ तुम्हें। एक बार मनोज नाम का एक आदमी गलती से उस जंगल में चला गया था और फिर 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। उस जंगल में कभी कोई नहीं जाता और अगर जाता है तो 7 दिन बाद तक उसकी मौत हो जाती है। पर बाबा, उस जंगल में उस आदमी के साथ हुआ क्या था? पता नहीं, पर तुम्हें उस आत्मा से छुटकारा पाना है।
तो तुम्हें उस जंगल में जाना ही होगा। पर बाबा, अगर उस जंगल में कोई भी नहीं जाता है तो वहाँ पे तांत्रिक लोग कैसे रहते हैं? पता नहीं, पर तांत्रिक लोग तुम्हें वहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आज और अभी ही उस जंगल के लिए निकलता हूँ। नीतीश, तुम बाबा के साथ रहो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अकेले ही उस जंगल में चला जाऊँगा। पंकज के पापा उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। पंकज कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। पंकज गाड़ी में बैठकर उस जंगल के लिए निकल जाता है। उसके बाद बाबा जी बोलते हैं, राम चौधरी जी, आप चिंता मत करिए, सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं यहीं पर रहूँगा। इस नींबू मिर्ची को एक काले कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे पर लटका दीजिए। जी, मैं अभी लटका देता हूँ। और जब पंकज अपनी गाड़ी से वहाँ पे जा रहा था, मुझे जल्द से जल्द उस जंगल में पहुँचना होगा, तभी मैं अपनी बहन और दोस्त को बचा सकता हूँ। यहाँ नीतीश बोलता है, अंकल चलिए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पंकज जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके वापस आ जाए। ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद पंकज जंगल में पहुंच जाता है और उसके बाद वो बोलता है, तो ये है वो जंगल, यहाँ मुझे उस तांत्रिक को ढूंढना होगा, पर मौत का 7 दिन से बचकर। पंकज जंगल के अंदर थोड़ी ही दूर गया था और उसके बाद पंकज बोलता है, यहाँ तक तो आ गया, पर उन तांत्रिकों को कहाँ ढूंढूं? तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है और पंकज पीछे देखता है तो पीछे देखकर एकदम चौंक जाता है। उसके पीछे 4 आत्माएं, एक आत्मा लाश बनकर उसे कफन उड़ा के उड़ रही थी। उसके बाद पंकज बोलता है, ये क्या है? ये आत्माएं किसकी अर्थी ले जा रही हैं? तभी एक अजीब सा प्रकाश उसके सामने आता है और उस रोशनी से एक साया निकलता है और वो पंकज के सामने आ जाता है। पंकज बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और उसके बाद एक अनजान आवाज़ आती है, पंकज, जो तुम्हें नहीं देखना था वो तुमने देख लिया, बस अब 7 दिन और। फिर वो साया गायब हो जाता है और उसके बाद पंकज कहता है, ये क्या था? क्या मैंने सपना देखा या फिर शायद सच में मैं उस मौत के चक्र में फंस गया हूं? मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। फिर पंकज अपनी गाड़ी में बैठकर उस जंगल से बाहर निकल जाता है। उसके बाद उस जंगल से थोड़ी ही दूर पर एक होटल उसे मिलता है जहाँ पर वो रुकता है। उसके बाद पंकज बोलता है, आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, अब मैं कल उस जंगल में जाऊँगा। होटल के अंदर जाने के बाद पंकज बोलता है, सुनिए भाई साहब, मुझे एक कमरा चाहिए था। हाँ, आप उस कमरे में चले जाइए। ठीक है, धन्यवाद। पंकज अपने कमरे में चले जाता है। इधर वहाँ पर रानी आती है। पापा जी, आप लोग यहाँ हैं? राम चौधरी बोलता है, रानी तुम यहाँ बनारस से कब वापस आई और तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग इस गांव में हैं? बनारस से मैं कल ही मुंबई आई थी, वहाँ पता चला कि आप कुलसर गांव चले गए हैं, तो मैं यहाँ पर आ गई। रानी तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, अभी यहाँ के हालात ठीक नहीं है। पर क्या हुआ माँ? उन लोगों ने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद रानी बोलती है, क्या पंकज अकेला ही चला गया? मैं उससे फोन पर बात करती हूँ, उसके बाद मैं उसके पास चली जाऊंगी। पंकज अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहा था, तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है और उस मैसेज को देखकर वो एकदम से डर जाता है। ये तो उसी साय का फोटो है, पर इसमें तो कुछ लिखा भी है। ये फोटो किसका है? इसका पता निकाल लेता हूँ, मुझे काम आएगा। पंकज उसका फोटो और उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेता है। फिर अचानक से कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और मोबाइल से एक हाथ निकल जाता है। पंकज ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, मोबाइल को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ पंकज को मोबाइल के अंदर ही खींचने लगता है। बचाओ मुझे! तभी होटल के मैनेजर पंकज के कमरे का दरवाज़ा खोलने लगता है और एकदम से वो हाथ गायब हो जाता है और लाइट्स भी वापस नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद होटल मैनेजर पंकज के कमरे में अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि पंकज बहुत बुरी तरीके से डर के जोर से चिल्ला रहा है। उसके बाद वो जोर से बोलता है, क्या हुआ सर आपको? आप चिल्ला क्यों रहे हैं?
मेरे मोबाइल से एक अजीब और डरावना हाथ निकला और मुझे मोबाइल के अंदर खींचने लगा। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो टेबल पर रखा आपका मोबाइल है। आप जरूर सपना देख रहे होंगे, आप आराम कर लीजिए, मैं चलता हूँ। मैनेजर वहां से चला जाता है और पंकज डरते हुए अपने मोबाइल के पास आता है क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी। पंकज कॉल उठाता है और उसके बाद वो डरते हुए बोलता है, कौन? रानी बोलती है, क्या हुआ पंकज, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज़ से बहुत डरे हुए लग रहे हो। रानी मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? मैं अभी कुलदर गांव के पास तुम्हारे घर पे आई हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ ठीक है, कल सुबह से पहले आ जाना। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। वो हाथ वाला सपना, वो सपना ही था या फिर हकीकत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो आदमी और फोटो, आखिर ये सब चल क्या रहा है मेरे पास, मेरे साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं कल ही उस आदमी के पास रामपुर के लिए निकल जाऊंगा। ये सोचकर पंकज बेड पे लेट जाता है। आखिर इन सारी घटनाओं के पीछे का कारण क्या था?